नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 9th लेसन पढ़ रहे थे आहार आयोजन। कल हमने बच्चों आहार आयोजन के बारे में पढ़ा। आहार आयोजन क्या है, आहार आयोजन का क्या महत्व है हमारे जीवन में, आहार आयोजन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा और आहार आयोजन के सिद्धांतों के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों आहार आयोजन को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, तो उनके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से देखते हैं। तो सबसे पहला कारक है हमारा आयु और शारीरिक स्थिति। तो सही में बच्चों ये सही कह रहा है कि एक ही परिवार के अंदर अलग अलग आयु के सदस्य होते हैं या व्यक्ति होते हैं, और आयु के साथ साथ आयु भी सबकी भिन्न भिन्न होती है, साथ साथ सभी की शारीरिक स्थितियाँ या अवस्थाएं भी जो है वो अलग अलग होती है, जिसके कारण शारीरिक स्थिति अलग होने के कारण भी उनकी पोषण की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होगी। जैसे कि यदि हमारे घर के अंदर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी पोषण की आवश्यकताएं अलग होगी। यदि कोई धात्री अवस्था वाली महिला है, डिलीवरी हुई है किसी के, तो उसकी जो है पोषण की आवश्यकताएँ अलग होगी। या फिर हमारे घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उनकी आहारी आवश्यकताएँ अलग होगी, है ना, उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं अलग होगी। यदि हमारे घर के अंदर बच्चे हैं तो बच्चों को जो है अधिक ऊर्जा और अधिक जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो उनकी जो है पौष्टिक आवश्यकताएं अलग अलग होगी। यदि हमारे घर में वयस्क है ना, तो उनकी भी जो है हम कह सकते हैं पौष्टिक आवश्यकताएं अलग अलग होगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि आयु और शारीरिक स्थिति भी जो है आहार आयोजन को सबसे मेन रूप से प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग आयु के सदस्य होंगे, अलग अलग उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं होंगी, है ना। अलग अलग पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका आहार आयोजन हमें करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण आयु और शारीरिक स्थिति भी होती है। अब देखिए बच्चों, हमारा दूसरा कारक है लिंग। लिंग भी जो है वो आहार आयोजन को सबसे प्रभावित करता है। बहुत ही कैसे करता है, देखिए कि हमारे घर के अंदर जो पुरुष जो होते हैं वो अधिक मेहनत का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ पुरुषों के शरीर का भार भी अधिक होता है ना। और पुरुष जो होते हैं उनकी शारीरिक संरचना भी जो होती है उसमें भी जो है मांसपेशियां वगैरह उनमें चर्बी जो है कम होती है, और वो अधिक शारीरिक मेहनत करते हैं, जिसके कारण उनकी शारीरिक संरचना जो होती है महिलाओं से भिन्न होती है, जिसके कारण उनको जो है अधिक ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे अनाज है, शक्कर है, गुड़ है, घी है ना, इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक इसके विपरीत यदि हम देखें तो जो महिलाएं होती हैं उनकी शारीरिक संरचना जो होती है वो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसके साथ साथ महिलाओं का भार भी कम होता है, महिलाओं में जो है वसा की मात्रा भी अधिक होती है, और वसा की मात्रा अधिक होने के कारण उनको जो है कम वसा की आवश्यकता होती है और अधिक प्रोटीन युक्त भोजन लेने की आवश्यकता होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि लिंग भी जो है वो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए बच्चों, तीसरा कारक है जलवायु और मौसम। बिल्कुल सही है, क्योंकि ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो लोग होंगे उनको जो है गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों की अपेक्षा जो है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में ठंड ज़्यादा होती है, और ठंड से बचने के लिए अपने शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए उनको जो है अधिक ऊर्जा और अधिक प्रोटीन युक्त भोजन लेने की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि जलवायु और मौसम भी जो है वो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए बच्चों, क्रियाशीलता जो है ये भी जो है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। कैसे? देखिए, क्रियाशीलता के आधार पर भी जो है पोषक तत्वों की मात्रा कम या अधिक हम आहार आयोजन में कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमारे घर के अंदर कोई अधिक शारीरिक मेहनत करने वाला है, या फिर किसी मजदूर की बात करें तो मजदूर जो होता है उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेहनत का काम ज़्यादा करता है, श्रम का कार्य ज़्यादा करता है, तो उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम उनके लिए जो है अपने आहार आयोजन में अधिक ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों को मिलाएंगे। इसी तरीके से यदि हम देखें, इसके विपरीत यदि हम देखें तो ऑफिस में काम करने वाले बैठे बैठे जो ऑफिस में कार्य करते हैं उनकी शारीरिक श्रम उनसे ज़्यादा नहीं होता, या उसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, तो उनको हम कम ऊर्जा देने वाले पदार्थों का जो है उनके लिए आहार आयोजन में शामिल करेंगे।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रियाशीलता भी जो है वो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और व्यक्ति की क्रियाशीलता, उसके श्रम, उसके परिश्रम, उसकी शारीरिक मेहनत के आधार पर हमें जो है आहार आयोजन बनाना चाहिए, है ना। अब देखिए बच्चों, पांचवा कारक है हमारा आय। आय की यदि हम बात करें तो आय भी जो है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि किसी भी परिवार की जो टोटल आय है उसका मुख्य भाग जो है वो भोजन पर ही खर्च होता है ना। और जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे खाने का खर्च कम होता जाता है ना। आज अभी वर्तमान समय में आज के परिवेश में लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है कि जो अमीर लोग हैं वही ज़्यादा पौष्टिक भोजन का सेवन कर सकते हैं और गरीब लोग नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि हम देखें तो सीमित आय में भी जो है हम संतुष्टि वाला भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आर्थिक स्थिति नहीं है तो भी गृहिणियाँ जो है वो अपनी बचत के द्वारा या अपनी सेविंग के द्वारा महंगे भोज्य पदार्थ जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है, पनीर है, काजू है, बादाम है आदि को जो है, इसके साथ साथ सोयाबीन है, दालें हैं, मूंगफली आदि भोज्य पदार्थों का उपयोग कर सकती है, उनका चयन कर सकती है, उनको लाकर संरक्षित कर सकती है ना, अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसके साथ साथ मौसम के अनुसार जो है सस्ती सब्जियों और फलों का जो है वो चयन कर सकती है, उनका उपयोग कर सकती है अपने परिवार के सदस्यों के लिए। बचे हुए आहार को दूसरे दिन नए तरीके से बना करके वो यूज़ कर सकती है, जैसे बची हुई सब्जियों के पराठे बना सकती है, बची हुई सब्जियों को खिचड़ी में मिला करके नए व्यंजन तैयार कर सकती है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डिफरेंट तरीके से वो भोज्य पदार्थों को बना करके और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, साथ साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों को उपयुक्त पोषण दे करके उन्हें स्वस्थ भी रख सकती है। और विभिन्न भोज्य समूहों के सम्मिश्रण के द्वारा जो है कम व्यंजन जैसे हम कह सकते हैं रोटी है, दाल है, सब्जी है, इनकी जगह पर गेहूं का आटा है, बेसन है, आलू है, पालक है ना आदि, इनके हम पराठे भी बना सकते हैं। इसको भी जो है अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रख सकते हैं हम, है ना। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि आहार आयोजन जो है इसके अंदर आय भी जो है वो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। तो आय के अकॉर्डिंग हम चाहें तो सीजनल फ्रूट्स है, सीजनल जो है सब्जियां हैं, इनका उपयोग करके और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, उनको जो है सभी न्यूट्रिएंट जो उपलब्ध करवा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, भोज्य पदार्थों की उपलब्धता। भोज्य पदार्थों की उपलब्धता भी जो है वो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि सभी मौसमी फल और सब्जियां जो है विशेष मौसम में ही आसानी से और सस्ते दामों पर मिलते हैं, है ना। तो हर मौसम में हर चीज़ का मज़ा यदि हमें लेना है तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ फलों को हम संरक्षित करके परिरक्षित करके रख सकते हैं। फलों के हम जैम बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, है ना, जेली बना सकते हैं, है ना। और सब्जियों को भी परिरक्षित करके हम रख सकते हैं। कई सब्जियों को जैसे पचकूटा है, गोंदे हैं, करेले हैं, फली है, इनको हम सुखा सकते हैं, मेथी है, इनको सुखा करके हम जो है बिना सीज़न में भी इनको बना करके और इसका मज़ा ले सकते हैं, परिरक्षित कर सकते हैं इनको। इसके साथ साथ टमाटर है, सीज़न में यदि टमाटर महंगे होते हैं तो हम उसका सॉस बनाकर यूज़ कर सकते हैं, है ना, उसको परिरक्षित करके हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भोज्य पदार्थों की उपलब्धता भी जो है आहार आयोजन को प्रभावित करती है। तो हम विभिन्न खाद्य पदार्थों को, विभिन्न भोज्य पदार्थों को जब उनका सीज़न हो तब हम उन्हें खरीदें और सस्ते दामों पर ख़रीद करके और उनको परिरक्षित कर लें, और फिर जब वो उपलब्ध नहीं हो तब हम उनका उपयोग कर सकते हैं और अपने परिवार को जो है वो सभी न्यूट्रिएंट प्रदान कर सकते हैं, वही करा सकते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो भोज्य पदार्थों की उपलब्धता भी जो है आहार आयोजन को प्रभावित करती है। हाँ, तो चलते हैं बच्चों अब सदस्यों की पसंद और नापसंद। सदस्यों की पसंद और नापसंद भी जो है वो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है, क्योंकि घर में रहने वाले सभी सदस्यों की रुचि जो है वो अलग अलग होती है। सभी को अलग अलग पदार्थ पसंद होते हैं, तो सभी की रुचि को ध्यान में रखकर तो हम भोज्य पदार्थों का चुनाव करना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। जैसे घर के अंदर किसी को दूध पसंद है, किसी को खीर पसंद है, किसी को क्या पसंद है ना। तो हम सबकी पसंद को देखकर तो हम सारे पदार्थ तो नहीं बना सकते। तो हम क्या करें, हम ये करें कि जैसे हमारे घर के अंदर किसी को लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लौकी के कोफ्ते बना सकते हैं जो सभी को पसंद आ जाएंगे, या लौकी के गट्टे बना सकते हैं, लौकी के मुठिए बना सकते हैं तो वो सभी को पसंद आ सकते हैं, है ना। तो इससे लौकी का जो पोषण है वो सभी को मिल भी जाएगा और सभी पसंद भी करेंगे और अच्छे से चाव से खाएंगे।
है ना। इसके साथ साथ यदि हमारे घर के अंदर बच्चे हैं वो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनके पीछे पड़े उनको दूध ही पिलाएं। उसकी जगह पर हम खीर बना सकते हैं, कस्टर्ड बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, उसका दही बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, है ना। तो उसको हम कई प्रकार से जो है वो नई नई चीज़ें बना करके, नए व्यंजन बना करके, और फिर हम जो है बच्चों के सामने या अपने परिवार के साथ जो है उसको शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सभी सदस्यों को की पसंद नापसंद का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। सभी सदस्य जो है उसे अच्छे से बड़े ही चाव से खाएंगे और सभी घर के सभी सदस्यों को जो है पोषण भी मिलेगा और सभी स्वस्थ भी रहेंगे। तो हमें सदस्यों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रख करके विभिन्न पदार्थों को जो है नए तरीके से बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।